जयकारा बागड़ गद्दी दा बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, क्लास +2 चैप्टर बजट 10 नंबर का चैप्टर है, 10 मार्क्स का 10 नंबर। और जो आपके सामने ये बना है +2 क्लास, ये सारा ये चैप्टर है 10 नंबर में। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें एक तो 1 मार्क्स का इसमें क्या आएगा, प्रैक्टिकल आएगा जिसमें आपको इनमें से जो मैंने रेड अलर्ट लिखे ना, रेड अलर्ट, इन तीनों में से एक टॉपिक आएगा जिसका आपको प्रैक्टिकल आएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से 2 आएंगे आपको 4 नंबर में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। इनमें से या इनमें से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। दिस टाइप रेवेन्यू रिसीव्स एंड कैपिटल रिसीव्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा फाइनल्स में। जैसे मैंने कल आपसे वो पूछा था पेपर में, क्या कहते हैं उसे, कि किसकी, जैसे मैंने पहले बताया था कि एब्सेंट डिमांड, डेफिसिट डिमांड को कैसे ठीक करेंगे। वो 2 टॉपिक देंगे, उनके बेस पे आपने देखना है कि कैसे ठीक करेंगे। ऐसे ही इसमें भी आपको ऐसे ही पूछा होगा। इसमें आपका ऐसे ही होगा कि आपको ये पूछा होगा, बताएं कि ये कैपिटल रिसीप्ट है, बताएं कि ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। आपको इस तरह से इसलिए पूछा होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने ये चैप्टर करना है। आधा घंटा लगाना है, आधा घंटा लगाना है, आधा घंटा। आधे पौने घंटे का चैप्टर है, घर में लेके बैठेंगे तो इसके ऊपर पूरा 2 घंटे लगने चाहिए। इंटेंसिव स्टडी, 10 मार्क्स, 10 नंबर है इस चैप्टर के अंदर आपके 10 मार्क्स। और अब हम बहुत कम टाइम है, अब हमारे पास 5 फैब होगी आज, तो बस ज्यादा टाइम नहीं रहा हमारे पास। चलते हैं काम की तरफ। बजट एक ऐसी चीज जो कि आपने देखा होगा, अभी भी आया, आज तो 5 फैब है, फरवरी मास का, पर कहते हैं ना हिंदी में, फरवरी मास का प्रथम दिन, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ फरवरी मंथ, महीने का पहला दिन, जिस दिन हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, जिसने क्या करा, हमारे इंडिया के लिए क्या बनाया, एक बजट दिया कि हमारे सरकार ने 1 साल में क्या काम किया और आने वाले 1 साल में सरकार और क्या काम करेगी। वो है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आपकी मैडमों ने आपको भेजा भी होगा, भेजा, बहुत मैडम भेजती हैं कि लो आपको ये स्क्रीनशॉट भेज दिया, कुछ भी। सीधी सी बात, 1 साल में सरकार का रेवेन्यू और 1 साल में सरकार की एक्सपेंसेस की एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बजट। सरकार ने क्या किया और सरकार आने वाले टाइम में क्या करेगी, उसकी जो स्टेटमेंट है उसका नाम बजट है। आपके बुक के फर्स्ट पेज पे ही ये बात लिखी हुई है, बजट। उस बजट से हमारा एनवायरनमेंट हिल जाता है, शेयर मार्केट हिल जाती है, हिली है। वो इतना बड़ा कंपोनेंट है ये चीज, बजट। सबसे पहले इसकी जो ब्रांच है, जो शाखा जा रही है, वो चली ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% एक क्वेश्चन आएगा। और हमारे पास, हमने पूरे आधे पौने घंटे में इस चैप्टर को खत्म करना है। हम 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 10:50 हो चुके हैं अप्रॉक्स, 11:30 बजे तक इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर देना है। तो चलते हैं काम की तरफ। हमारा टाइम के बेस पे रियलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ऑब्जेक्टिव। यार सरकार ने 1 साल में काम किया, सरकार ने क्यों काम किया, सरकार क्यों काम कर रही है, सरकार इसलिए काम कर रही है कि रिसोर्स कितने होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन सरकार काम करती है मनी के साथ भी, उसके पास बहुत पैसा है, मनी है, उस मनी से वो चीज घुमाती है, कहां पे फंड को कितना राइज करना है, कितना करना है। रियलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स को वहां लगाएंगे जहां पे क्या हो, सोशल वेलफेयर क्या हो, ज्यादा हो, और जहां पे प्रॉफिट मेकिंग भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। जैसे हमारी सरकार है, अब शराब बीड़ी सिगरेट बनती है, सरकार को सबसे ज्यादा पता है कि शराब बीड़ी सिगरेट से सबसे ज्यादा पैसा होता है,
तो क्या सरकार टैक्स नहीं लगाएगी? सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लगाएगी। बेशक सरकार अपना रेवेन्यू देखेगी, लेकिन वहां पे सोशल वेलफेयर भी चाहिए सरकार को। कि गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलोकेशन सोर्स। प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि हम गेट टू गेट मोर टू मोर प्रॉफिट कमाएं, लेकिन सरकार चाहती है प्रॉफिट के अलावा क्या कराया जाए, क्या किया जाए, समाज सेवा भी की जाए, समाज सेवा सोशल वेलफेयर किया जाए। क्योंकि अगर सोसाइटी ने ही कल वोट नहीं दी ना, काम खराब हो जाएगा। जो इस साल का जो बजट आया है स्पेशली अगले साल के इलेक्शन को देखकर आया है कि अगले साल के इलेक्शंस के लिए क्या तैयारी है। तो सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर बजट है इस बार का। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है, सोशल वेलफेयर। कह रहे 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स देने वाले लोग हमारे इंडिया बहुत ज्यादा हो गए, रिलैक्सेशन है। तो ये सारा सरकार ने काम बजट के थ्रू किया। चलो वो बात अलग है। रिलोकेशन, पैसा रिसोर्स वहां लगाएं जहां प्रॉफिट के साथ साथ क्या हो, सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका शराब, बीड़ी, सिगरेट। ठीक है, बेशक इनसे सरकार को सबसे ज्यादा इनकम होती है, लेकिन सरकार इस पे कभी भी ज्यादा ये नहीं कहेगी सरकार कि हम इस पे टैक्स कम कर दे। सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है ताकि इनको बहुत अच्छे तरीके से सेट करके प्रॉफिट वाली कंपनी प्रॉफिट कमा ले, सरकार अपना समाज सेवा भी कर दे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, रिलोकेशन हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। हमारे ये हमने कल जीडीपी वेलफेयर में पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन दिया भी था कि जीडीपी वेलफेयर कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे, रिचर एंड रिचर, पुअर एंड पुअर। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होता है। तो सरकार बीच में आती है, सरकार लगाती है अपना जोन। इनइक्वालिटी सरकार बंदा नहीं देखती, सरकार स्टेट देखती है, सरकार एरिया देखती है कि भाई बिहार में कम है, यूपी में ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में कम है, गुजरात में ज्यादा है, चंडीगढ़ में कम है, बद्दी में कम है, या वहां पे ज्यादा है, यहाँ कम है। सरकार स्टेट वाइज देखेगी, सरकार रीजन वाइज देखेगी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। जहां पे रिसोर्स की जरूरत है, नीड है, जहां के लोग ज्यादा गरीब हैं, सरकार वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएगी, वहां पे सड़कें बनवाएगी, डैम बनवाएगी, वहां पे मनरेगा लगाएगी। सरकार ऐसे चंडीगढ़ पिंजौर में क्यों लगा रही मनरेगा, या फिर सरकार चंडीगढ़ में क्यों लगा रही, बॉम्बे में पोश इलाके में क्यों नहीं मनरेगा से काम होता ना। मनरेगा से काम वहां होता है जहां इनइक्वालिटीज होती है, जहां के लोगों को काम चाहिए, वहां पे सबसे ज्यादा काम होता है इनइक्वालिटीज। वहां पे सरकार अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है और वहां के बेस पे वो क्या करेगी, अपना काम शुरू करेगी। और आपकी बुक में एक वर्ड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपकी बुक में एक बहुत बढ़िया जो वर्ड है वो यही लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच एंड स्पेंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि सरकार अमीरों से पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को कहां लगाती है, गरीबों पे लगाती है। लगा रही है सरकार, क्यों नहीं कर रही है, बहुत पैसे लगा रही है सरकार। अब एसी पे, लग्जरी आइटम्स पे सबसे ज्यादा टैक्स है सरकार, बिंदास टैक्स लगाती है सरकार कि लीजिए एसी पे टैक्स बढ़ गया, एप्पल पे टैक्स, आईफोन पे टैक्स बढ़ गया, लग्जरी गुड्स पे टैक्स बढ़ गया। अब सरकार ऐसे आप कह रहे हैं कि कारें सस्ती होगी, इलेक्ट्रॉनिक कारें सस्ती हो गई, सरकार ये कहती है कि 50 लाख से ऊपर वाली कार पे 20% टैक्स बढ़ गया। सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 लाख वाली कार वही बंदा खरीदेगा जिसके पास पैसा है। अब जिसने 50 लाख लगाना है वो तो आराम से उसको 20% ही भर देगा। तो सरकार वही 20% किस पे खर्च करेगी, गरीबों पे खर्च करेगी। तो ये आपका इनइक्वालिटीज शो करता है कि अमीर और अमीर ना हो और गरीब बंदा और गरीब ना हो। ये सरकार का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ये हमने कल ही प्ले किया था, याद है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहां पे सरकार की काम करेगी फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी काम करेगी, और इसके बारे में आपको बताने की बहुत कम जरूरत है। फिस्कल पॉलिसी कल हमने एडीएस चैप्टर में हमने करा था कि सरकार क्या करेगी, सरकार टैक्स कम कर देगी, सरकार खर्चे कम कर देगी, सरकार खर्चे बढ़ा देगी, सरकार कंस्ट्रक्शन पे कम खर्च करेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिफ्लेशन है खर्चा बढ़ा देगी, इन्फ्लेशन है खर्चा कर देगी कम। टैक्स डेफिसिट क्या था, टैक्स डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक बोरोइंग, सरकार बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, सरकार उससे अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंप्लीट करती है। अब सरकार ने देखा होगा कि एक साल में लोगों के पास बहुत पैसा है। अब कल की न्यूज हम पढ़ रहा था, मैं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें भी ये स्पेशल ये लिखा हुआ था कि भाई सरकार ने बेशक 7 लाख रुपए तक का टैक्स कर दिया, वो अखबार मैंने भी डाल दिया उसमें,
तो उसमें स्पेशल लिखा है, सरकार ने कहा कि हमने 7 लाख रुपए टैक्स कर दिया, लेकिन हमारे इंडिया में आज सबसे बड़ी कंडीशन ये बनी हुई है कि हमारे इंडिया में टैक्स देने वाले लोग फिर भी बहुत कम है, बहुत कम है। 7 लाख का दायरा बनाने के बाद भी लोगों का टैक्स इतना इकट्ठा नहीं हो रहा सरकार पे जितना कि होना चाहिए एज पर डाटा, वो नहीं है। तो वो सरकार उसके लिए अब काम कर रही है। ऐसी सरकार यहां काम करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि भाई डिफ्लेशन है तो टैक्स को क्या करा जाएगा, कम किया जाएगा, पब्लिक डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ाई जाएगी, इन्फ्लेशन है तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। ये सारे का सारा काम फिस्कल, जब मैंने फिस्कल पॉलिसी लिख दिया तो आपका काम ही खत्म हो गया। And the next is the management of public enterprise, the most important। सरकार का अपना क्या है पता है आपको, क्या है सरकार का? सरकार की अपनी क्या है? एचएमटी है, रेलवे है सरकार की अपनी एचएमटी है। मोनोपोली सरकार की बहेर सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, बहेर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल, रेलवे जिस सरकार का मोनोपोली है। रेल बजट आता है ना, वो भी जल्दी आने वाला है। रेल बजट आएगा, उसमें सरकार करती है। मैं आपको उस दिन बता रहा था कि हमारा रेल का जो रेवेन्यू है, टर्जरी है, मैं प्लस 1 को बता रहा था उस दिन, सॉरी, जो रेल का टर्जरी है, रेल सबसे ज्यादा लॉस में है। हम सोचते हैं रेल बहुत इंपॉर्टेंट वो है, घाटे में नहीं, हमारा रेल का रेवेन्यू लॉस में है, रेवेन्यू नहीं है, हम यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट में है उसमें। क्योंकि ट्रेन एक ऐसी चीज है जो स्पेशली गरीबों के लिए है, वो सरकार स्पेशली इसलिए काम कर रही है रीलोकेशन रिसोर्स के थ्रू, सरकार उसमें गरीबों का ही भला कर रही है। आप कभी भी ट्रेन में जाते हो, देखा होगा अम्बाला तक का नॉर्मल किराया कितना है, 80-90 रुपए बस का है, लेकिन उसमें सिर्फ 40-50 रुपए होगा शायद। तो ये फर्क देखो कितना है कंफर्ट जोन के साथ, है ना जी। मेरी जो रिलेटिव्स है हमारे भिवानी रहते हैं, तो बस में जाते हैं तो उसका एक बंदे का किराया 350 रुपए है, एक बंदे का पूरा लास्ट तक 350 रुपए। 50 खाएंगे भी रास्ते में, 500 नोट गया, लेकिन ट्रेन में जाते हैं सिर्फ 110 रुपए की टिकट है, 110 रुपए की, यानी कि उनके एक साइड किराए में दोनों साइड किराया कवर हो गया और साथ में 150 खा भी लेंगे, फिर भी बच जाएगा पैसा। तो ये सरकार क्यों रेल अपने हाथ में रखा हुआ है? क्योंकि अगर सरकार ने रेल दे दी तो एग्रीकल्चर गुड्स सबसे ज्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चर, कणक, दाल, चावल, ये सारे का सारा बाय ट्रेन आता है। कहीं भी अम्बाला, करनाल, दिल्ली स्टेशन पे खड़े होते हैं ना, देखना वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मालगाड़ियां निकल रही होती है, उसमें मोस्टली आपको यही चीज मिलेगी, कनक मिलेगा, चावल मिलेगा, बहुत मिलेगा कनक चावल उसके अंदर, क्योंकि वही ऑल ओवर इंडिया में जाता है फिर वहां से। तो सरकार के अपने पब्लिक मोनोपोली एंटरप्राइजेज है, सरकार को ये दिखाना होता है कि मैंने एक साल में कितना कमाया। अब बजट बना है तो बजट बनेगा तो सरकार उसमें देखेगी कि कितना कमाया, सरकार ये चेक करेगी, तो उसके लिए रेल बजट बनेगा। उस बजट वाले फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, आजा भाई बता जरा क्या हिसाब किताब है, क्या कमाया, क्या खर्च हुआ। और इस साल तो वैसे सरकार लॉस में होगी। वो जो अग्निवीर आई थी, जो वो उसका कितनी ट्रेनें फूकी, बहुत ट्रेनें फूकी, कोरोना चलता रहा, अभी पंजाब में ट्रेन बंद है, कई जगह ट्रेनें बंद है, किसानों ने लाया हुए अपने बैरियर की हम नहीं ट्रेन चलने देंगे, तो ये सारा लॉस है। कई जगह हाईवे बंद है। अब पंजाब की न्यूज आ रही थी कई दिन पहले कि एक दिन में 5-5 लाख रुपए का एक हाईवे पे लॉस हो रहा है, कई हाईवे बंद करे हुए, नेशनल हाईवे। तो वो सारा सरकार को सारा दिखाना पड़ता है, वो घाटे सरकार यहीं से पूरे करेगी। हाँ जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना, यही होता है। कल हमने पढ़ा भी था, सरकार सबसे ज्यादा आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। देखा होगा आपने, गांव के गांव कट रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, क्योंकि सड़कें बनेगी, इंडस्ट्रियां दौड़ेगी, इंडस्ट्रियां वहां तक जाएंगी जहां तक आज वो सोच भी नहीं सकती थी, इंडस्ट्रियां जाएंगी। टैक्स की रिबेट होता है, टैक्स की छूट वहां जाके मिलेगी जहां पे आपको सस्ते में कोई चीज बनाने को मिलेगी। रिबेट बोलते, जैसे बद्दी का एरिया, वहां पे टैक्स कंसेशन है, क्योंकि वो एक हिल एरियाज में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब टैक्स रिबेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर, सबसे ज्यादा सरकार आज पैसा खर्च कर रही है इन चीजों पे। क्यों कर रही है? ताकि हमारे देश की ग्रोथ हो, हमारा इंडिया भी टॉप 5 में, टॉप 3 में, टॉप में आ जाए। क्योंकि देश की जो आपने कल भी एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पेपर में भी दिया था, मैंने उसमें भी स्पेशली यही बोला था कि भाई जीडीपी तो बढ़ रही है ना,
जीडीपी वेलफेयर, लेकिन लिमिटेशंस थी ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन फिर भी हमारे देश में गरीबी है। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विस पे पैसा खर्च नहीं। लेकिन यहाँ बजट की बात करेंगे, सरकार ग्रोथ पे बहुत पैसा खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्च कर रही है, आईटी सेक्टर पे सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, हैवी इंडस्ट्रीज पे सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, स्पेशल एजुकेशन पे पैसा सरकार खर्च कर रही है, रिसर्च पे खर्च कर रही है। ये सब चीजों पे सरकार पैसा खर्च कर रही है। आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट को देखकर हर चीज पे सरकार आज पैसा लगा रही है, ताकि आने वाले टाइम में सस्टेन डेवलपमेंट तो हो कम से कम। सरकार इस सारी चीजों को सोचकर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगाती है। अब कोई ना कोई प्रोजेक्ट, अब मैं अभी सुबह सुबह न्यूज सुन रहा था खाना खाते हुए, तो वहां पे आज ही आया कि कल परसों पता नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी पता नहीं किस जगह पे अब हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लग रही है हमारे इंडिया में। हेलीकॉप्टर वहां पे एक साल में कम से कम पता नहीं कितने हजार हेलीकॉप्टर बनेंगे। अब हेलीकॉप्टर बनाएगा हमारा इंडिया ही, तो ये चीज है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। पता नहीं कितने लोगों को वहां पे काम मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा, बहुत लोगों को काम मिलेगा। ये सब चीजें सरकार ने करनी होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी तभी ग्रोथ होएगी। अब बाबा रामदेव हमारे मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि बाबा रामदेव बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन आपने ये देखा वो कितने लोगों को साथ में काम दे रहा है। देश के अंदर, देश का पैसा देश के अंदर ही है, तभी शायद उसके साथ सरकार काम कर रही है आज। चाहे अडानी है, चाहे अंबानी है, कितने भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा ही है आपने वो सारा। अब देखो बाबा रामदेव की दुकान हर गली के आसपास होएगी ना, है ना, तुम्हारे घर के आसपास हर कोई बंदा प्रोडक्ट बेच, मतलब बूढ़े एक बुजुर्ग सा बैठा था दुकान खोल के, वो भी दो पैसे तो कमा ही रहा है। किसने अपना शोरूम करा, पतंजलि का कालका में शोरूम ही है पूरा एक, तो कोई ना कोई किसी न तरीके से पैसा कमा रहा है। तो वो सब चीजें ग्रोथ है। इंडस्ट्रीज आएंगी तो ग्रोथ होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल डिसपैरिटीज, SEZ, इसका फोकस रखेंगे, इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। SEZ, जब भी आप ये टॉपिक लिखेंगे तो आप SEZ की जरूर बात करेंगे। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारे इंडिया में अब स्पेशल सरकार ने, आपने +1 में मैंने पढ़ाया था आपको, शायद आपके +1 में वो चैप्टर MCQ में निकल गया था, आई थिंक, स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है ना। उसके अंदर भी सरकार ने कहा था कि भाई हमारे इंडिया में MSME आएगा, ठीक है ना, मीडियम स्मॉल माइक्रो सारे आएंगे। और हमारे इंडिया में अब आपने उसमें ही पढ़ा है, क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट में SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी बात भी की है। अब सरकार कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका मतलब हुआ इनको सबसे ज्यादा टैक्स कंसेशन, पानी की कंसेशन, बिजली की कंसेशन और हर चीज में रिबेट मिलेगी। रॉ मटेरियल में रिबेट मिलेगी, पानी में रिबेट मिलेगी, बिजली में रिबेट मिलेगी, लोन में रिबेट मिलेगी। ये वो बनाए गए हैं जोन जो कि आज बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इसलिए बनाती है ताकि डिसपैरिटी खत्म हो। कह सकते हैं कि बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, साउथ का अंदर का इलाका हो, कि वहां तो कुछ भी नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहां पे इंडस्ट्रीज चलाने के लिए सरकार को वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा। आप कह सकते हैं यूपी में नहीं है जी, यूपी में कुछ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, स्लो बढ़ा रहे हैं। गांव के, जब गांव के अंदर तक सड़क जाएगी, जब गांव के अंदर तक सड़क जाएगी, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और तभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन राइज होगा। अब क्या देंगे जी, मडावाड़ा जाना, लेकिन मडावाड़ा के लिए तो सड़क ही नहीं है जी, वहां सिर्फ स्कूटर जा सकता है। अब सरकार को पहले मडावाड़ा तक क्या बनाना पड़ेगा, एक 2 वे या 4 लाइन एक रोड बनाना पड़ेगा, चाहे पेड़ काटने पड़े, चाहे किसानों से जमीन लेनी पड़े, फिर उसका सारा चेक होएगा, हाँ अभी चल अभी अब यहाँ पे ट्रक आ सकते हैं। फिर ट्रक आएंगे नहीं, फिर उसके रोड के साथ साथ क्या बन जाती है, दुकानें। कितनी दुकानें बनती है ना। आप 10 साल पहले जाते, 10 साल पहले यहाँ पे पहाड़ी होती थी, जहाँ पे हाईवे है शिमला वाला बना पीछे, पहाड़ी को काट के बनाया गया। उस टाइम मैं उस टाइम BCom फाइनल जब की बात करूं, अब देख लो होटल भी खुल गए साथ में, और लाला जी की दुकान भी है उधर, बहुत कुछ है, खाने पीने के होटल भी है। छोटी से एक छोटा सा अब देखो अगर डेली, अब वो बंदा देखो, मैं बहुत बार निकलता हूँ वहां से,
वो जो आप क्रॉस करते हैं लाइटें, हाईवे पे चढ़ते ही हैं, वहां पे एक वो खड़ा है बंद वाला, छोले भटूरे बेचने वाला खड़ा है, साइकिल पे खड़ा होता है, हर बार वही होता है वो। अब वो डेली कम से कम वहां से 2-2,500 रुपए लेके निकलता होगा, कम से कम, देखना वही मिलता है। वो हाईवे की लाइटें क्रॉस करोगे सीधे वाली, वो आगे खड़ा होता है साइड से। उसको भी एक काम दिया है। थोड़ी आगे जाओगे, वो शिवलोतिया वाली जो नीचे वाली साइड है, वहां एक वो तंबू सा लगा रखा है साइड में, उसने वो बीड़ी सिगरेट बेच रहा है वहां पे खड़ा हुआ। थोड़ी आगे जाओगे, वो आगे पुल सा आता है, वहां पे कोल्ड ड्रिंक की दुकानें खुली हुई हैं। थोड़ा आगे ऊपर जाओगे, वो आगे नाका आता है हिमाचल वाला, जहाँ सेब की मंडी है, वहां भी बंदे खड़े हैं। तो मतलब ये हाईवे बनाने से लोगों को काम मिल गया। और जिन गांवों की जमीनों को यहाँ पे कोई नहीं पूछता था, अब वो हाईवे के साथ लिंक होगी, उनको काम मिल गया। उन्होंने अपना छोटा सा ढाबा खोल लिया, खुले में ढाबे, छोटे ढाबे खोल लिए, रात को मैगी बना के बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, चल रही है दुकानें। अगर यहाँ पे आज भी जंगल होता तो कुछ भी नहीं होता। सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिलाइज करना है। जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आएगा, वहां पे इंडस्ट्रियां सबसे ज्यादा आएंगी। और हमारे इंडिया में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन ग्रोथ है। वैसे भी हमारा इंडिया फर्स्ट आ गया अब तो ये सब चीज यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना बड़ा जितना जोन आएगा, उतना इंडस्ट्रीज बनेगी और इनको रिबेट मिलेगी और ये काम करेंगे। सरकार इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो जब भी ये पेपर टॉपिक आएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में इनमें से कोई पॉइंट उठ के आएंगे, या आपको बोलेंगे एनी टू लिखो, फिर तो आप वो लिखो जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। जो सबसे ज्यादा बेस्ट सब इसको कहेंगे, फिस्कल पॉलिसी के पॉइंट को शो करेंगे, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन शो करते हैं, अच्छा एक मनरेगा वाला। ये 3 पॉइंट के अंदर आप एक 3 हाइलाइट्स पॉइंट दे सकते हो अपने, या इसके अंदर इनइक्वालिटीज के अंदर टैक्स रिबेट्स वगैरह एक्सेट्रा। तो ये वो पॉइंट उठाइए जिनके अंदर मेन एक खास पॉइंट भी है। जैसे इसके अंदर एक खास पॉइंट है, इसके अंदर एक खास पॉइंट है, इसके अंदर एक खास पॉइंट है, इसके अंदर एक खास पॉइंट आ जाएगा। वो पॉइंट उनको हाईलाइट करना है आपने वहां पे जाके। एंड देन लास्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये देखिए मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे, तो मनरेगा, पीएमजीवाई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीएमवाई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एसजीआरवाई, ये योजनाओं के नाम है। आपके सिलेबस में पॉवर्टी चैप्टर कट गया है ना, उस पॉवर्टी चैप्टर के अंदर योजनाएं थी सारी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ठीक है, ये सारे उसके अंदर थे। ये स्वर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये आज योजनाएं सच्ची में है, रियलिटी है, सरकार लोगों को रोजगार दे रही है। महिलाओं के लिए है, तानवा कमेटी तमिलनाडु में है ना, पढ़ा था ना हमने। तो वो सब जो है आपकी लेडीज के लिए भी हैं और आप जेंट्स के लिए भी हैं, और स्पेशली अनस्किल्ड वर्कर हैं, अनस्किल्ड वर्कर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हाँ जी सही है, रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अनस्किल्ड वर्कर, रूरल में कौन से आएंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आगे बिजनेस, सेम वही बात, खिचड़ी पका दो बस कहीं ना कहीं। मनरेगा 100 दिन के लिए, मिनिमम 100 दिन के लिए जब एक बंदे को काम मिलता है तो 100 दिन की वो अच्छी रोटी खा सकता है, उसको कमाई का साधन मिल गया। 100 दिन, हम वैसे कहने में 100 दिन है, जिसको 10 दिन की रोटी नसीब होती सही तरीके से, वो 100 दिन लगातार अब आटा दाल चावल खाएगा। उससे पूछो ये 100 दिन उसके लिए कितने बड़े गोल्डन गिफ्ट होंगे। और सरकार उसको पैसे भी देगी, और अगर उसका बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड है तो उसको कणक भी मिलेगी, चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, चीनी भी मिलेगी। और हमारे यहाँ नहीं मिलती दाल चीनी, सब मिलता है हिमाचल में और कई जगह और मिलता है। मिट्टी का तेल मोस्टली बंद कर दिया गया है। तो ये सब चीजें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आती है मनरेगा। सरकार मनरेगा पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है हर साल, क्योंकि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है और हमारे इंडिया का अनएम्प्लॉयड ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अखबार उठाते हो ना प्लीज, जिस दिन आप अखबार पढ़ने बैठते हो प्लीज 5 मिनट जरूर अखबार, सबके घरों में अखबार मोस्टली आता है। चलो 40 में से 30 बच्चे 42-43 बच्चा बैठा है, इनमें से मान लो 35 बच्चों के घर भी अखबार आता है, तो दूसरे को बता भी सकता है वो। एक तो पेज पढ़ा करो अपना ये वाला इंडस्ट्रीज का, जो बिजनेसेस का, और एक पढ़ा करो थोड़ा सा जहाँ पे ये इसके इंडिया के थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आता है, वो पेज एक ही आता है। तो वो जरूर पढ़ा करो कि आज हमारे इंडिया के अंदर हो क्या रहा है, क्या शेयर्स में है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में है, क्या सरकार पैसा लगा रही है, जरूर पढ़ा करो। तो मनरेगा 100 दिन के लिए पैसा कहां से आएगा? एक बंदे को देना, पता नहीं कितने लाखों बंदों को सरकार एम्प्लॉयमेंट दे रही है, कहां से आएगा पैसा?
बजट से। तो आपने ये देखो, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के हमारे मन में वाइब्स ही आ रही है ऐसी कि ये बजट क्यों बनाया गया। ऑब्जेक्टिव भी यही कह सकते हैं, मोटिव भी यही हो सकता है, और फीचर भी क्या हो सकता है, यही हो सकता है, इंपॉर्टेंस भी क्या हो सकती है, यही हो सकती है। कि सरकार ने क्यों बनाया, सरकार ने इसलिए बनाया ताकि रिसोर्स सही जगह लगे, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। पैसा तो आ जाएगा लेकिन हमारे आज का यंग यूथ खत्म हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं? पंजाब का बिल्कुल बुरा हाल, डेली न्यूज, कोई दिन नहीं जाता और जिस दिन न्यूज ना आ रही हो वहां की नशे से बंदा मर गया, ओवरडोज। 9th क्लास में कितना बच्चा होता है यार, 9th क्लास का बच्चा ओवरडोज से मर गया। कॉलेज की एक स्टूडेंट मर गई ओवरडोज से, इंजेक्शन लगा ही रह गया उसका। कई ऐसी न्यूज आती है, हद है, बुरे हाल। पंजाब जैसा हाल अगर पूरे इंडिया का ऐसे हो जाए तो ये जब हो सकता है जब सरकार इन पे टैक्स कम कर दे और नशा सस्ता हो जाए, शराब सस्ती हो जाए, बीड़ी सिगरेट सब सस्ता हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन सरकार ने डबल रेट कर रखे हैं इसके अब, है ना, ट्रिपल भी कर देगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर सरकार यही देखेगी कि ये तो बहुत बुरा हाल है देश का। इनकम नहीं चाहिए, जनता चाहिए। इनइक्वालिटीज, अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो। टैक्स रिबेट देगी सरकार, टैक्स रिबेट, सब्सिडीज क्या देगी, सब्सिडीज देगी, देती है ना। वृद्धावस्था पेंशन, ट्रांसफर पेमेंट्स, अभी नेशनल का अगर प्रैक्टिकल आपने दिया है, ट्रांसफर पेमेंट्स को कभी इंक्लूड नहीं करते, वो सारी इनइक्वालिटीज में आती हैं। कि भाई हमारे देश का बुजुर्ग ऐसा ना बैठे, उसको 2500 रुपए पर महीने हमारी हरियाणा सरकार दे रही है। पंजाब की डाउन है, पंजाब की पेंशन कम है, हरियाणा की पेंशन ज्यादा है। अब हरियाणा में पेंशन और बढ़ सकती है, इलेक्शन आ रहे हैं, बढ़ेगी। चौधरी देवीलाल ने बना दी, बहुत बढ़िया काम कर गया वो। स्टेबिलिटी में क्या आता है, फिस्कल पॉलिसी। हमारी इंडिया की फिस्कल पॉलिसी ऐसी हो कि जो बहुत अच्छे तरीके से काम करे। इसके ऊपर आपको पता है, अगर हमारे इंडिया में डिमांड कम है तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स को कम करना पड़ेगा, ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, बोरोइंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट, और खर्चा करना पड़ेगा, डैम बनवाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना पड़ेगा, मनरेगा पे लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सरकार का रेलवे, कौन सा है सरकार का, सरकार का रेलवे है, सरकार की एचएमटी है, बहेल है, सेल है। भाई इससे कितना पैसा आ रहा है ये सरकार को देखना है सबसे ज्यादा। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ किस पे डिपेंड है, सारा 27,000 इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा काम होगा, और हमारा इंडिया आईटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ सड़कें नहीं आती, कम्युनिकेशन आता है, सारा सर्विसेज आती हैं, टाइम पे हर चीज मिलना, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका। एंड द नेक्स्ट इज द रीजनल डिसएबिलिटीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे देश में, जिससे जगह जगह पे सरकार क्या करे, स्पेशली सरकार बैकवर्ड रीजन्स में, कहां पे, बैकवर्ड रीजन्स में, जो हमारे आसाम और उड़ीसा उधर का इलाका, अरुणाचल प्रदेश और जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये अंदर के इलाके जहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो पुष्पा मूवी देखी है ना, आंध्र प्रदेश की है वो, वहां पे रियलिटी है ऐसी, वो जंगल ही है वहां पे, अंदर गांव में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। उनको वहां की चीज का पता नहीं ना, वो शहर वाले बंदों को पता है, तभी उनको लगा कि अच्छा ये हमारी जिंदगी है, हम फ्री की समझते तो लाखों रुपए की है, उनको पता है वो चीज का, बाहर वालों को पता है, ठीक है। ये सब इलाके वहां के रियलिटी में ऐसे हैं, नदियों पे बसे हुए हैं गांव। मनरेगा, महात्मा गांधी की गारंटी एक्ट, 100 दिन के लिए काम, तो ये सरकार ऑब्जेक्टिव है। इस पे 1000 करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ रुपए खर्च होता है इन चीजों पे, कई हजार करोड़ रुपए खर्च होता है, कई हजार करोड़, कई हजार। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है जी, इस चीज का आपने, हाँ, तो ये सब आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं काम की तरफ। अगला काम, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अब जो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन देगा, और 3 नंबर के बाद आप यहाँ पे आएंगे बजट के सेकंड टॉपिक पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बजट। मेरे पास शॉर्टेज थी लिखने की, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ बजट, एक होता है बजट रेवेन्यू बजट, और एक कौन सा होता है, कैपिटल बजट। एंड द रेवेन्यू बजट आल्सो आगे टाइप हो जाते हैं रिसीप्ट का, और एक किसका, पेमेंट का। एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट और एक होता है कैपिटल रिसीप्ट।
खर्चे की बात करें, एक एक्सपेंडिचर और एक कौन सा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कौन सा होता है कैपिटल। There's a two types of budget, budget receipt and budget expenditure। receipt सरकार को एक साल में कहां से पैसा आया, receipt कहां से आया सरकार को, रेवेन्यू से आया या कैपिटल से आया। सरकार ने एक साल में इन जगहों पे कितना खर्च किया, सरकार ने कितना खर्च किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद ये दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि फिर ये रेड सिग्नल है, ये पक्का पेपर में आएंगे, ये 100% पेपर में आएंगे और पहले चारों के ऊपर बात होती है और हमारे पास अभी 20-25 मिनट हैं, तो कंप्लीट करते हैं काम को। चलते हैं शुरू से। रेवेन्यू हमने आपको शुरू से बताया, आज से नहीं बता रहे, हमने आपको +1 से ही बता रखा है जब हम अकाउंट्स पढ़ाते थे आपको। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब से बता रहे हैं हम आपको कि जब भी वर्ड रेवेन्यू आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, +1 से बताते आ रहे हैं, अब दोबारा डिस्कस करते हैं। जब भी रेवेन्यू वर्ड आएगा, ये देखो दो जगह है रेवेन्यू वर्ड, जब भी रेवेन्यू वर्ड आएगा ना तो आपकी एसेट्स बढ़ेंगी या कम होगी, ना ही आपकी लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, नॉट क्रिएट अ एसेट एंड नॉट रिड्यूस अ लायबिलिटी। ना कोई एसेट बननी है ना किसी लायबिलिटी में कमी आनी है। कब, जब वर्ड कौन सा होगा, हमें भाड़ में जाए रिसीप्ट है या एक्सपेंडिचर, हमें इससे पहले कोई मतलब नहीं है, पहला मतलब रेवेन्यू से है बस। कौन से मतलब, कौन से वर्ड से है, जब रेवेन्यू वर्ड होगा ना तो आपकी एसेट्स में कमी आएगी ना लायबिलिटी बनेगी, कुछ नहीं हो सकता। कौन सा वर्ड होना चाहिए, रेवेन्यू। जब वर्ड हुआ कैपिटल, कौन सा वर्ड हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा लगाया बिजनेस पे, पैसा लगाया मतलब बिजनेस की एसेट्स बन जाती है, एसेट्स एक जगह बन गई और लायबिलिटी या कैपिटल की हम लायबिलिटी ट्रीट करके उसको दिखाते हैं कि बिजनेस को देना है उसने सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस पे। पैसा लगाया, मैंने ट्यूशन में एसी लगाया, तो मेरा कौन सा नेचर है, वो मेरा कैपिटल नेचर है, क्योंकि अब वो आपको ट्यूशन को एक तरह से एक अच्छा एनवायरनमेंट देगा। तो जब भी एसेट और लायबिलिटीज में चेंज आएगा तो कौन सा वर्ड यूज होगा, कैपिटल। रिड्यूस क्रिएट एसेट या रिड्यूस अ लायबिलिटी। जब आपकी एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आएगा, कौन सा है, रेवेन्यू। जब आपके एसेट लायबिलिटी में चेंज आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे, बस इतनी सी बात याद रख ली। वहां पे 3 पॉइंट आएंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ये रेवेन्यू रिसीप्ट है या कैपिटल रिसीप्ट है। और आपको संदीप गर्ग की किताब में बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं, 20-25 एग्जांपल हैं, कौन रेवेन्यू रिसीप्ट है, कौन कैपिटल रिसीप्ट है, कौन क्या है, कौन क्या है, उसके बाद पूरा दे रखा है। तो चलते हैं काम की तरफ, शुरू से बात करते हैं। द फर्स्ट इज द रिसीप्ट एंड द रेवेन्यू रिसीप्ट एंड द कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट एक वो रिसीप्ट होती है नॉट अ क्रिएट लायबिलिटी एंड नॉट अ क्रिएट एनी एसेट्स एंड नॉट रिड्यूस अ लायबिलिटी। ना लायबिलिटी बनेगी ना किसी एसेट्स में क्या आएगी, कमी आएगी। ये किस तरह की होती है, ये 2 तरह की होती है। ये देखिए मैंने पूरा फ्लो चार्ट पे दे रखा है चैप्टर आज की, आपको दोनों चैप्टर की फ्लो चार्ट पढ़ाऊंगा ऐसे ही। आज हम इसका स्वाहा कर देते हैं मैक्रो का। एक होता है टैक्स रिसीप्ट और एक कौन सी होती है, नॉन टैक्स। टैक्स सरकार को टैक्स से जो मिलता है, कितना पैसा सरकार इकट्ठा होता है, बहुत पैसा सरकार को इकट्ठा, यहां से इकट्ठा होता है। ये देखो रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इकट्ठा होता है। जीएसटी सरकार का सबसे ज्यादा, आजकल तो रेवेन्यू जीएसटी से कलेक्शन हो रही है। जीएसटी सरकार का बहुत बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है टैक्स कलेक्ट करने का, जीएसटी। तो टैक्स कितने तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है कौन सा है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आजकल मोस्ट इंपोर्टेंट चला हुआ है जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स आप नाम से ही पता चल गया, लगता जिसके ऊपर है वही बंदा इसको पे करता है। डायरेक्ट कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। फीस किसको मिलेगी, मुझे मिलेगी, वो डायरेक्ट मुझे दोगे आप। किसके अकाउंट में डालेगा 15,000, मेरे अकाउंट में डालने हैं 15,000। किसकी फीस किसके पास आएगी, लाला की तो आ गई, किसके पास आएगा, तो किसको दी थी। बस ये तो नहीं कि मैंने पढ़ाया भैया जी आपके भाई को दे दीजिए,
नहीं भैया अभी आपकी वाइफ को दे आए फीस, या 4वीं की पॉकेट में डाल दीजिए हमने तो। जो पढ़ा रहा है उसी को दी, वो डायरेक्ट मेरी इनकम है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो यही चीज यहाँ पे, अब मैं कमाऊंगा तो टैक्स भी कौन देगा? जा 4वीं से ले ले टैक्स भी, या 4वीं पढ़ा देगी ना। जो पढ़ाएगा वही फीस लेगा, ऐसे ही जो कमाएगा वही पैसा देगा, जो कमाएगा वही पैसा देगा। डायरेक्ट टैक्स, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो इम्पोज्ड वर्ड आपकी बुक में, उसी के ऊपर होगा जिसने उसको कमाया है, वही देगा, बंदा कोई और नहीं देगा फालतू। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कमाया कोई और, ले गया कोई और। स्टेप इन द शू, जिसके पांव में जूता उसी कैफे मंदिर में चोरी कर लो, आ गया फिट तो तुम्हारा है, वही चीज। इनडायरेक्ट जीएसटी लगता किसके ऊपर है? दुकानदारों के ऊपर, होलसेलरों के ऊपर। डेस्टिनेशन बेस होता है वैसे तो, लेकिन लेते किससे है? लगता तो रेस्टोरेंट के ऊपर, रौनक के ऊपर, लेते किससे है? वो हमसे। तो उसका बर्डन दूसरे पे क्या कर देते हो आप? शिफ्ट कर देते हो। जब बर्डन शिफ्ट हो जाता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इनडायरेक्ट। और जब बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। पेपर में इसके ऊपर असर्शन रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये बात क्लियर होगी। जिसका बर्डन शिफ्ट हो गया वो क्या है? इनडायरेक्ट। जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ वो क्या है? ठीक है जी। अब नंबर कम आए हैं, इसके कटाई वो खा लेगा। कौन खाएगा? यही खाएगा। तो डायरेक्ट है भैया जी, मैं मेरे दोस्त है इसके मार लो जी, मेरे दोस्त इसके मार लेते, कौन सा है? इनडायरेक्ट है। गलती किसी की, भर कोई और रहा है। चलिए आगे। नॉन टैक्स। सरकार को टैक्स के अलावा बहुत सारी इनकम होती है। ये आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और इसके बाद 18 के होने वाले हो आप, इसके बाद अगले साल आप इसी में जाओगे। यहाँ पे आपने बहुत चक्कर काटने हैं। फीस, लाइसेंस, परमिट। जब अपना लाइसेंस स्कूटी का या गाड़ी के लिए लाइसेंस बनवाते हो तो उसके लिए आपका ये काम बहुत जरूरी होता है, आपको जाना पड़ता है। इंटरेस्ट। सरकार सबसे पहले क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। सरकार इंटरेस्ट एक ऐसी इनकम है जो सरकार ने अपने पब्लिक को लोन दिया हुआ है या किसी स्टेट को लोन दिया, सरकार को वहां से क्या मिलता है? इंटरेस्ट कैरी करना पड़ता है। तो वो सरकार की इनकम है। सेंट्रल से स्टेट जो लेती है, लोन लेती हैं। सेंट्रल से स्टेट क्या लेती है? लोन। तो वो सेंट्रल जो स्टेट्स हैं उनको लोन वापस करना पड़ता है स्टेट को सेंटर का। फीस, लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ फीस, डेथ सर्टिफिकेट, मर गया बंदा तो भी सर्टिफिकेट की फीस दो, जन्म हुआ है तो भी बर्थ सर्टिफिकेट की फीस दो, लाइसेंस बनवाना है तो फीस दो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो फीस दो, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो फीस दो, ठीक है, शेड्यूल का सर्टिफिकेट बनवाना है तो फीस दो, बस पास बनवाना है तो फीस दो। मतलब कुछ भी करो फीस दो। सरकार की एक परमिशन लेने के लिए फीस देनी। लाइसेंस बनवाना है तो भी फीस दो। लाइसेंस परमिट अलग से पॉइंट है आपकी बुक में, तो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। लाइसेंस परमिट, किसी चीज की परमिशन लेने के लिए भी क्या दो? फीस दो। हर चीज के लिए फीस देनी पड़ती है। फाइन्स, अब 31 मार्च आने वाली है, लगेंगे चलान। अब 31 मार्च सरकार को अपना सारा डाटा क्लियर करना पड़ता है। चलान होते हैं, जब आप रूल को ब्रेक करते हो तो आपको चलान भुगतना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइन्स बोलते हैं। तो उसके बाद गिफ्ट एंड ग्रांट। अब जैसे गिफ्ट एंड ग्रांट आती है, अब्रॉड से कोई हमें गिफ्ट देता है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं जाता है और वहां से वो कहता है कि हम हमारे इंडिया के लिए तूने ये दिया हमें, तो वो हमारे इंडिया के लिए गिफ्ट हो जाता है। ग्रांट आ जाती है, तो जैसे कि एचएमटी को ग्रांट आती है, स्कूलों जो एनजीओज होते हैं उनको सरकार की ग्रांट आती है, तो ये सरकार को ग्रांट मिलती है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। स्पेशल असेसमेंट, ये तो बहुत बार बात हो चुकी है। स्पेशल असेसमेंट, टैक्स के अलावा सरकार तो क्या काम करती है? सरकार आपकी कॉलोनियां काट देती है। रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री जब होगी सरकार, रजिस्ट्री होने के बाद सरकार के अकाउंट में, सरकार की नजरों में जाता है, अच्छा ये रजिस्ट्रीड होगी, चलो यहाँ पे सीवरेज बनाओ, चलो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाओ, चलो यहाँ पे पानी का पाइप डाल लो, सारा काम हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट जाएगी, पानी का पाइप डल जाएगा, सीवरेज डल जाएगी, चलो भी। अब क्या आएगा? आपका यूआईडी नंबर आएगा। आ गया?
आधार कार्ड लगेगा, लिंक हो जाएगा, यूआईडी नंबर आ जाएगा, हाउस नंबर आ जाएगा, लग जाएगा, ठप्पा लग गया हाउस नंबर का। जब हाउस नंबर आ जाएगा तो फिर आपको क्या आएगा, पानी का बिल आएगा, आपका किसका बिल आएगा, पानी का, आपका फिर क्या आएगा, सीवरेज का बिल आएगा, आपका हाउस टैक्स आएगा। इससे सरकार को क्या होगी, इनकम होगी। ये स्पेशल असेसमेंट है सरकार। या इसके अलावा ये तो अभी घर की बात होगी, जब सरकार कहीं से रोड निकालती है तो वहां से भी सरकार कहते हैं अब आपकी वहां की चीजों की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें कुछ परसेंट चाहिए, स्पेशल असेसमेंट में चाहिए, तभी हम यहाँ से रोड निकाल लेंगे और यहाँ पे बढ़िया हाईवे तैयार करेंगे ताकि कल आने वाले टाइम में आपकी इनकम हो। सरकार करती है ऐसा और लोग देते हैं पैसा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से 10,000 हो जाती है। अगर सरकार 50 रुपए मांग ले तो प्रॉब्लम क्या है, दे देते हैं। स्पेशल असेसमेंट है। एस्टेट, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, बंदा मर जाए उसके आगे पीछे कोई नहीं है। पहले महाराजा राजा छोड़ गए थे, सब एसेट्स ऐसे छोड़ गए थे तो सब राजा महाराजा जब एसेट छोड़ जाते हैं तो सारा कुछ सरकार ने ले लिया था। जैसे रेलवे, ट्रेन यूं छोड़ गए थे, कौन छोड़ गए थे, अंग्रेज छोड़ गए, सारी किसकी हो गई, हमारी हो गई एस्टेट। तो जब किसी लीगली हायर के कोई बंदा नहीं होता तो वो सारी की सारी चीज किसकी हो जाती है, सरकार अपने अंडर कर लेती है। उसके लिए जो वर्ड है वो है एस्टेट। जितने सरकार के हिस्टोरिकल प्लेस है सरकार ने अपने अंडर रखे हुए हैं, बनाए पता नहीं किस महाराजा ने होंगे, कोई आगे है नहीं था, सारा साफ होगा, सरकार कह रही चलो हम ही, अब तो एस्टेट है सरकार की। तो ये सरकार यहाँ पे काम करती है एस्टेट। बेनामी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं उसे टैक्स की लैंग्वेज में, बेनामी एसेट्स। हाँ जी, चलिए आगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बाद और कैपिटल रिसीट। अब वर्ड कौन सा बोला है मैंने, या तो एसेट बनेगी या लायबिलिटी में कमी आ जाएगी। अब बोरोइंग, अच्छा बोरो, मैं 10 रुपए उधार देना यार मुझे, अगर तुम मुझे उधार दोगे, अगर तुम मुझे उधार दोगे तो मेरी क्या बनेगी, लायबिलिटी। मैं सरकार हूं, सरकार आपसे पैसा मांगती है। सरकार को कैसे मांगती है पैसा, सरकार आपसे वे द लोन मांगती है या वे द इंश्योरेंस मांगती है। वो सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री बीमा योजना, 1 रुपए से योजना। अब कॉमन सी बात है, कोई बंदा 1 रुपए बैंक में जमा करा जाएगा, कम से कम 100 तो कराएगा। चल 100 रुपए का बीमा करवा लेते हैं यार। मतलब एक बंदे सरकार ने 100 रुपए ले लिए, सरकार के लालच में आके, आयुष्मान योजना के लालच में, हेल्थ की योजना में आके लालच में हमने एक परिवार के मेंबर है 3, एवरेज लगा के चलो 3 मेंबर है परिवार के, पापा मम्मी कोई बच्चा, हर बच्चा यहाँ पे बैठा है, 3 तो होंगे कम से कम सबके घरों में, है ना, सारे 2-3 पापा मम्मी बच्चा, ठीक है, ये 2 भाई है, कुछ भी 3 मेंबर का एवरेज रखा जाए तो अगर 300 रुपए घर से जा रहे हैं तो हमारे पूरे इंडिया में कितने घर होंगे, मल्टीप्लाई बाय मेंबर, उसके 300 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो, कितने हजार करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा कर लिया ना। ये भी सरकार की एक गेम है, यहां सरकार फंड इकट्ठा कर लेती है सारा, और उसका कुछ दिखाना भी, शो भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही सरकार बोरो करती है, पब्लिक से लोन लेती है, पब्लिक बोरोइंग। तो सरकार अगर लोन लेगी तो सरकार की लायबिलिटी बनेगी, अगर सरकार लोन देगी तो सरकार की क्या बनेगी, एसेट्स बनेगी। एंड नंबर 2, रिकवरी ऑफ अ लोन। सरकार ने स्टेट को लोन दे रखा है, किसको लोन दे रखा है, स्टेट्स को। सरकार ने हरियाणा को लोन दे रखा है, सरकार ने पंजाब को लोन दे रखा है, पंजाब से लोन सरकार मांग रही है बहुत। पंजाब में सरकार है नहीं, इंडिया सेंटर में तो बीजेपी है, पंजाब में आप है, सरकार ने उनको कह रही है कि हमारा लोन वापस करो, कि तुम बहुत बिजली फ्री कर रहे हो, तुम्हारा घाटा तो हो जाता है, हमारा लोन दो वापस। तो वो चीजें सरकार उनसे पैसा मांगेगी, सेंटर पैसा मांगेगा, तो सेंटर की क्या है, वो एसेट है। अगर सेंटर पैसा वापस मांगेगा, सरकार की एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम, और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी तो इफेक्ट नहीं पड़ा, एसेट्स सरकार की कम हो जाएंगी। आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपने उस टाइम बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि ये बताओ कैपिटल रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है। अगर वो लिखा है टैक्स वगैरह तो रेवेन्यू है, ना एसेट नहीं लायबिलिटी। अपने आप को सरकार मान लेना है बस। मैंने आपको यही चीज बिजनेस में सिखाई थी, मैं यही चीज यहां पे सिखा रहा हूं, पर्सनलाइजेशन पे रखना है अपने आप को। किस पे रखना है, पर्सनलाइजेशन। बस अगर आप पर्सनलाइजेशन पे रहेंगे तो आप अपने आप आंसर देंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन, एक तो बजट का इसमें से यहां से आना है, क्या रेवेन्यू है क्या कैपिटल है, एक आ सकता है स्टॉक या फ्लो में से, एक आएगा हाउ टू इंप्रूव डेफिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट वाले 3 चैप्टर है, और एक कराएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो डेबिट है या क्रेडिट है, वो भी बड़ा आसान हो, तो पानी है बिल्कुल ही, वो तो इजी तरीके से रामबाण तरीके से करेंगे हम। हाँ जी, अदर रिसीप्ट। अदर रिसीप्ट मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। क्या आता है,
डिसइन्वेस्टमेंट। आजकल कह रहे हैं कि सरकार ने ये बेच दिया, आज सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार ने बहुत कुछ बेच दिया। सरकार सिक यूनिट्स को बेच देती है। किसको बेच देती है? सिक, बीमार यूनिट। हमारे पिंजौर में कौन सी बीमार यूनिट है? यहाँ इलाके में HMT। हमारे यहाँ की सबसे बीमार यूनिट है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल, जो हमारे सरकार ने अब सिक यूनिट है। अब सरकार को पता है कि यहाँ से रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो सरकार इतनी जमीनें करेगी क्या? सरकार पहले तो बोर्ड पे एक बोर्ड है BIFR, बोर्ड ऑफ इंडिया फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मैंने पहले बताया था आपको। उस बोर्ड को कहेगी भाई तू कुछ इंजेक्शन लगा इसके अंदर, मतलब पैसा पूसा लगाओ, इसको एडजस्ट करो। अगर हो सकता है ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो क्या करो? बेच दो उसको, लीज पे दे दो। कुछ पार्ट तो मंडी में आ गया ना, सब्जी मंडी, सेब मंडी बोला गया उसको, एप्पल मंडी, तो वो कुछ पार्ट वहां से रेवेन्यू आएगा। आड़ती आएंगे, शॉप्स खुलेंगी, वहां देखना बाहर बोर्ड लगा हुआ है ऑनलाइन, वहां पे वो हुई थी अभी ऑक्शन हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, डेट भी लिखी हुई थी। तो वो मंडी, वो सरकार को वहां से रेवेन्यू आया है, वो ऑक्शन है, वो सरकार का ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। क्योंकि सरकार, जमीन तो सरकार की है, बोली लगा के सरकार ने ठेके दे दी 1 साल के लिए लेवेज के चक्को, जमीन कोई बेची है, तो सरकार का रेवेन्यू रिसीप्ट है। अगर सरकार जमीन ही बेच दे, कौन सा रिसीप्ट है? उसको क्या नाम दिया जाएगा? ऐसे याद रखना है, वहां पे ऐसे पेपर में आएगा, रट्टा मारी दो किताब का। क्योंकि कल जो टेस्ट है रट्टा मार के कुछ आया? कुछ नहीं आया। अगला टेस्ट उससे ऊपर तैयार है। अब ऐसे ये 3 चैप्टर का जो चैप्टर तैयार होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं सामने वीडियो में बोल रहा हूं, ये चीज जैसा पढ़ के आओगे वैसा नहीं मिलेगा, जैसा नहीं पढ़ता वैसा जरूर लीजिए, ध्यान रखें, इंटेंसिवली पढ़े। चलो जी, खत्म। या इससे सरकार की कोई एसेट्स लायबिलिटी नहीं बनी, और इससे सरकार की क्या बन गई? एसेट्स और लायबिलिटी। क्लियर है? चलिए आगे यहाँ पे आइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर, फिर वही बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स है, ना ही लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा। तो वही बात, सैलरी, सरकारी जो जॉब लगे हुए हैं, यहाँ बहुत बैठे होंगे सरकारी, जिनके पापा मम्मी जॉब करते हैं, हर 2 तारीख को, 2 से 8 तारीख को, 10 तारीख को तनख्वाह अकाउंट में आ जाती है। तो क्या सरकार की एसेट में चेंज आया? क्या सरकार की लायबिलिटी में चेंज आया? फौजी साहब, कुछ भी नहीं आया। सरकार और कैंटीन में सस्ता सामान और दे रही है अलग से इनको, तो सरकार की एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। पेंशन, ये बूढ़ों को बुढ़ापा पेंशन दे रही है सरकार, तो क्या सरकार की एसेट बढ़ रही है? क्या बूढ़े बेचारे जवान बंदूकें लेके खड़े हो जाएंगे वो बॉर्डर पे जाके? नहीं, वो नहीं हो सकते। सरकार की उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक वेलफेयर है यार। ये देखिए बच्चों, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। डिफेंस सर्विस और डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस सर्विस पे खर्च कर रही है सरकार। आई रिपीट अगेन, पुलिस, आर्मी। अगर सरकार पुलिस आर्मी पे पैसा खर्च कर रही है, तनख्वाह दे रही है इनको खड़े खड़े की, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उनके लिए बंदूक, तोपे, इक्विपमेंट, मशीनें खरीदी जाएंगी, इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि उससे सरकार की क्या बनेगी? एसेट्स। बिकॉज ये वर्ड आपने कल जीडीपी वेलफेयर में पढ़ा था, वॉर आइटम्स पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था, वो वाला वर्ड यहाँ पे आएगा। तो बच्चों ये अंडरलाइन कीवर्ड ध्यान रखेंगे। अगर पुलिस आर्मी पे नॉर्मल खर्च किया जा रहा है, डिफेंस सर्विस पे खर्च कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफेंस वर्ड पे नहीं जाना, डिफेंस वर्ड पे सर्विस और इक्विपमेंट वर्ड पे जाना है। एंड द नेक्स्ट इज कैपिटल, या तो गवर्नमेंट की एसेट्स में चेंज आएगा, लायबिलिटी में। लोन टू स्टेट, हरियाणा को लोन दिया, सरकार की क्या बनेगी? एसेट्स बनेगी। परचेज मशीनरी, हमारा सरकार ने अभी 10,000, मान लो 1,000 हेलीकॉप्टर बनेंगे, उसमें सरकार की क्या बनेगी? एसेट्स बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस इक्विपमेंट, सरकार ने रूस से, अमेरिका से नए नए एटम बम या कुछ टैंक खरीदे हैं, सरकार की क्या बनेगी? एसेट्स बनेगी। तो जिससे सरकार की, आप सरकार हो, बस अपने आप को मान लेना, हमारी एसेट्स क्रिएट हो या लायबिलिटी में कमी पेशी हो, तो कैपिटल वर्ड आएगा, नहीं तो हमारा कौन सा वर्ड है? रेवेन्यू। पक्का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पेपर में आना ही आना है। एंड द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी। बच्चों 100 तो नहीं, 90% क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से फाइनल्स में, इन तीनों से। 10 मिनट की चर्चा रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा।
रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है आपके रोज के खर्चे बढ़ गए, एक महीने के खर्चे। आपके घर की कहानी को लेकर चलते हैं। आपके घर में क्या होता है जब आपके 1-2 महीने के खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम कम हो जाती है? मान लो 2 महीने के खर्चे लगातार हो रहे हैं, ट्यूशन की फीस देनी है। खर्चे ज्यादातर कब होते हैं? लास्ट में, साल के लास्ट में या साल के शुरू में। बच्चों के स्कूल के शुरू में कब होते हैं? जब एडमिशन फीस देनी होती है, उनकी नई किताबें आती हैं, नया बैग, नया वर्दियां, सब कुछ नया। एक लास्ट में जब स्कूल की सारी फीस क्लियर करनी है, ट्यूशन वाले का और मैसेज आ गया कि काइंडली पे करो जी, सारी फीस कंप्लीट करो उसको। तो ट्यूशन के भी देने हैं, स्कूल के भी देने हैं, कंप्लीट करना है सारा। तो उस 2-3 महीने में हमारा रेवेन्यू कम हो जाता है और खर्चे क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे सरकार का होता है। रेवेन्यू होता है 1 ईयर। जब सरकार की, ध्यान से देखना बोर्ड पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव्ड। जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल खर्चे ज्यादा है और नॉर्मल जो आपकी इनकम है, डे बाय डे की जो इनकम है, वो क्या है? कम है। तो वो जो है, वो जो घाटा है, वो कौन सा घाटा है? रेवेन्यू डेफिसिट। क्या करना चाहिए? कहते हैं कि गवर्नमेंट को अपने खर्च कम, इम्प्लीकेशन कहते हैं गवर्नमेंट कट द एक्सपेंडिचर। अब कॉमर्स बता दो, आपके घर वाले खर्चा कम कर ले, बेटा ऐसा कर, तू 3 रोटी खाता है, अब तो 3 नहीं खाया कर, तो 2 खाए कर, और तू 3 टाइम रोटी ना खा, अब तो 2 टाइम रोटी खाए कर। तो आपके घर वाले कभी ऐसे बोलेंगे? आपके माँ, आपका बाप, वो भूखा रह लेगा या रह लेगी, लेकिन आपको भर पेट रोटी देंगे। फिर हम पूछ लेते हैं हमारे लिए करा क्या है ना? सही बात है ना? वो भूखा रह लेंगे, वो आपको रियलाइज नहीं होने देंगे कि हम भूखे हैं, लेकिन आपका पेट वो पूरा पालेंगे, आपको पूरी जी भर के रोटी देंगे जितनी आप चाहते हो। तो सरकार भी ऐसा करेगी। सरकार क्या करेगी? गरीबों को नहीं, भूख वालों को नहीं छेड़ेगी। सरकार एक हेल्प मांगेगी, जैसे आपके घर वाले हेल्प मांग लेते हैं लोन वगैरह से, कहीं से भी। सरकार अमीरों से हेल्प मांगेगी कि भाई अपनी एलपीजी छोड़ दो, सब्सिडी छोड़ दो। कि जो सरकार सबके लिए कर रही है, अगर तुम अमीर उसको अफोर्ड कर सकते हो, उसको छोड़ दो। जैसे एलपीजी सिलेंडर, सरकार कहती है कि ये सिलेंडर हम 800 का देते हैं, वैसे आपको 1200 का मिल रहा है। बिना सब्सिडी वाला 1200 का है जी, और सब्सिडी वाला 800 का है। तो एक बंदा जिसकी कमाई 5, 7, 10 हजार है, 15 हजार है, वो नहीं ले सकता। घर में और मेंबर भी है, किराया देना है, तो सरकार कहते चल कोई तो सब्सिडी रख। लेकिन जिसकी इनकम 1 लाख है, 80 हजार है, 90 हजार है, तो क्या वो 400 रुपए फालतू नहीं दे सकता? जो बंदा हर सैटरडे वीकली ऑफ पे बाहर अपने बच्चों को घुमाने ले जाता है, रेस्टोरेंट खिलाने लेके जाता है, महीने के 8 दिन घूमने जाते हैं सैटरडे संडे, तो क्या वो 400 रुपए खर्च नहीं कर सकता? कर सकता है। तो सरकार उनसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं वो इस सिलेंडर की सब्सिडी को छोड़ दो, जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, और वो रेवेन्यू सरकार कहाँ खर्च करेगी? इन गरीबों पे खर्च करेगी। ये ऐसा रियलिटी में हुआ है। एलपीजी की सब्सिडी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत पहले कहा था कि छोड़ो, बहुतों ने छोड़ी, और वो पैसा गैस योजना में लगाया गया। गांव में लोगों को गैस और चूल्हा दिया गया, जहां के लोग लकड़ियों से काम करते थे, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक ग्राफ में ये एनालाइज किया गया था कि वहां के लोगों को सबसे ज्यादा टीबी की बीमारी है, और टीबी की बीमारी धुएं की वजह से होती है ज्यादा मोस्टली। उस चीज के लिए सरकार ने रूल अप्लाई किया था। एंड देन इज द नेक्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट में अलग, तो सरकार अपने खर्चों को कंट्रोल करेगी, अननेसेसरी खर्चे नहीं करेगी, और सरकार टैक्स को मॉडरेट करेगी। टैक्स सरकार उसमें ज्यादा लगाएगी जो लग्जरी आइटम्स है, सरकार ये काम करेगी। लग्जरी आइटम सरकार टैक्स ज्यादा लगाएगी। और तो रेवेन्यू डेफिसिट के बाद जो टॉपिक है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिस्कल डेफिसिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे पूरे देश की इकोनॉमिक हिल जाती है जब फिस्कल डेफिसिट होता है। जो आज पाकिस्तान का ये हाल है वो इसी की वजह से है। रोटी खाने के पैसे नहीं है उनके पास, रोटी खाने के। न्यूज आ रही थी कि कफन, वहां पे हम तो शमशान में जाते हैं, कफन भी महंगे हो गए वहां। मतलब बंदा मरने के बाद भी उसको जो कफन पड़ता है वो बहुत महंगा हो गया वहां, क्योंकि वहां पे कपड़े के लिए कॉटन ही नहीं है इतना। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया से हाथ मिलाया जाएगा, क्योंकि उनके पास कणक नहीं है, कणक यहाँ से जाएगी।
तो ये वहां पे काम है। चाइना ने मना कर दिया कि हम IMF की परमिशन के बिना आपको लोन नहीं देंगे सब। और बिजली उसने बंद कर दी, रूस ने कहा ने उसकी बिजली बंद कर दी कि उन्होंने उनका बिजली का बिल नहीं दिया। बस रह गया पानी तो उनके पास है अपना, पाकिस्तान में नदी है जब, तो वो चीज है। ये जब होता है, आवाज नहीं जी, जब फिस्कल डेफिसिट हो। फिस्कल डेफिसिट के टाइम ऐसा होता है। जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो बोर्ड पे ध्यान देंगे, कीवर्ड के साथ यहां लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीव्ड। सरकार के रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू रिसीव्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड। एंड स्पेशल वर्ड ब्रैकेट में जोड़ देना है, दोबारा बोल रहा हूं, ब्रैकेट में जोड़ देना, अदर देन बोरोइंग। उधार को छोड़कर, उधार वाला पैसा नहीं गिनना, उधार को छोड़कर अगर सरकार के टोटल खर्चे उसकी इनकम से ज्यादा हैं तो सरकार यहां पे है। उधार वाला पैसा नहीं देखना इसमें। इसके अलावा पेपर में आएगा 4 ऑप्शन, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन कैपिटल रिसीप्ट, या टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट ब्रैकेट में अदर देन बोरोइंग। तो आप कौन सा आंसर लोगे? अदर देन बोरोइंग। आपके घर में भी ऐसे ही होता है। अगर आप अपनी औकात से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हो, अगर हम हमारी जितनी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा देख दिखावे में लोन पे लोन ले लिया, एक लोन को उतार लिया, दूसरा लोन उतारने के तीसरा लोन पे लोन, उसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। एक जाल में फंस जाता है। अब पाकिस्तान फंसा पड़ा है, वो डेब्ट ट्रैप में फंसा पड़ा है। निकले कहां से? क्या बेचे? पाकिस्तानी बेचना पड़ेगा फिर। क्या करें? डेब्ट ट्रैप में फंस गया वो। तो इसका बर्डन किस पे है? आज हमारी इंडिया की सरकार अगर ऐसे फंसेगी ना, आज तो आने वाले यंग यूथ आप बैठे हो, इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना है। क्योंकि क्या बढ़ेगा? टैक्स बढ़ेगा, चीजें महंगी हो जाएगी। वैसे ही दूध 3 रुपए महंगा हो गया आज से, दूध 3 रुपए महंगा हो चुका है आज से। 59 रुपीज लीटर, 60 रुपीज लीटर हो गया मोस्टली दूध की थैली। अब 30 रुपए की, 30-31 रुपए की मिले करेगी, क्योंकि पीछे से दूध के जो जितने भी उसके रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया है। तो ये सब चीजें महंगी है। 8 महीने में 6-7 रुपए दूध का रेट बढ़ चुका है पिछले 8-10 महीने में। तो ये हुआ। ये अगर ऐसा होता चला जाएगा, अगर इंडिया में भी शुक्र ऐसा हो जाए, तो इंडिया में अगर ऐसा हो गया तो इंडिया में हर चीज महंगी हो जाएगी। डेब्ट ट्रैप में फंसेगा आने वाला यंग यूथ बंदा, जैसे जो आप बैठे हो। ये काम होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक और जो आपका इंप्लीकेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है आपका इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। कॉमन सी बात है, पाकिस्तान का हाल देख रहे हो, महंगाई है ना, खाने के लाले हैं, मरने के भी लाले हो गए। अब भगवान बंदे भी दुआ मांगते हो कि हमारा बंदा ना मर जाए भाई। अभी हम उसको कैसे हम तो फूक भी देते हैं, लकड़ी मिल जाती है, तो फूकते भी नहीं है। क्या करें यार, उसके लिए कफन चाहिए, वो भी नहीं है, पैसा ही नहीं उनके पास। इतनी महंगाई हो जाएगी, खाने पीने के लिए लाले पड़ जाएंगे। फॉरेन डिपेंडेंस, सेम वही पाकिस्तान का मैं एग्जांपल लूंगा। फॉरेन पे डिपेंड रहेंगे हम। किस पे डिपेंड रहेंगे? कि WTO लोन दे दे यार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे दे, वर्ल्ड बैंक दे दे, IMF दे दे, कोई तो लोन दे दे, चाइना दे दे, अमेरिका दे दे, कोई तो दे दे। सबने हाथ खड़े कर देने भी हमारे बस का है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमिक्स कहां है? डाउन है, बिल्कुल डाउन चलेगी, नहीं मिलेगा। जब आस पड़ोस के तुम्हारे को पता होता है कि ये बंदा लोन में फंसा हुआ, भाई बैंक वाले रोज गेड़े मारे थे घर, रोज लोग इधर लड़के जाते हैं, तो अगर वो कल आपसे 5,000 मांगेगा, आप दोगे? आप कभी नहीं दोगे। मेरे फंसेंगे पैसे, मैं तो नहीं दूंगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हैम्पर्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। वर्ड है, आने वाली फ्यूचर की ग्रोथ पे बहुत बड़ा एक झटका लगेगा। क्यों लगेगा? जब देश ग्रो ही नहीं करेगा, सब कुछ डाउन जाएगा। ग्रोथ बहुत जरूरी है, ग्रोथ बहुत जरूरी है। जब तक हमारे इंडिया ग्रोथ नहीं करेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, इनइक्वालिटीज पूरी नहीं करेगा, रिसोर्स, ये सारे काम आ जाएंगे।
जब ये सारे काम नहीं करेगा तो क्या होगा, डेफिसिट फाइल, ये होगा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। तो ये इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, हाउ टू इंप्रूव, यही बात है, सरकार को बोरो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बोरो करना चाहिए रीजनेबल रेट पे, उसको पैसा लगाना चाहिए। नंबर 2, सरकार को अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, अपने इनकम के सोर्स को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। किसी न किसी तरह बढ़ाया जाए। और सरकार को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए, नए नोट जारी करने चाहिए। नए नोट ऐसे नहीं कि छापी जाओ ना, ये पाकिस्तान नोट छाप सकता है, नहीं छाप सकता वो नोट, क्योंकि उसका रिजर्व भी कम हो गया, उसका डॉलर का रिजर्व कम हो गया, पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं रहे उनके पास, पेट्रोल डीजल खरीदने के पैसे नहीं है। वहां की जो सरकारी तेल कंपनी है वो बंद हो गई है, उसको कई हजार करोड़ रुपए का लॉस हो गया। पाकिस्तान सरकार ने बंद कर दी कि आपके पास पैसा नहीं है, हम कहां से तेल खरीद लेंगे। न्यूज देखा करो प्लीज, न्यूज जरूर देखा करो थोड़ी सी, अब पेपर आने वाले न्यूज जरूर देखो। 180 के आसपास चल रहा है, ठीक है, जिस चीज का ध्यान रखना है आपने, तो उसके अंदर जरूर देखा करो। अब आपको भी चैप्टर है ना पाकिस्तान चाइना वाला, तो दोनों ऐसे न्यूज देखा करो, डेली आ जाएगा तो पाकिस्तान की डेली। तो इसको सबको छोड़ के सरकार अब ये भी देखना चाहती है कि भाई हमने किसी का ब्याज के अलावा कितने पैसे देना है। भैया यार कितने कर्जे में हो, यार मैं तो 20 लाख कर्जे में हूं। 20 लाख कर्जे में आप हो, मतलब आपने कितना क्या देना है, मैंने 4 लाख बैंक का ब्याज देना है, 16 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट देना है, मतलब 20 लाख तो मेरा टोटल फिस्कल डेफिसिट हो गया। लेकिन 16 लाख मेरा कौन सा है, प्राइमरी डेफिसिट है। कौन सा डेफिसिट है, कि ब्याज को छोड़कर मैंने कितना पैसा देना है। कई बार ऐसा हो जाता है जब आप डेब्ट ट्रैप में फंसते हो ना, लोन के चक्कर में, लोन की वैल्यू कम होती है, ब्याज उसका उतना हो जाता है, डबल ही हो जाता है। लोन लिया था 1 लाख का, ब्याज मैंने कहा 1.5 लाख का, 2 लाख का होता ही है। जैसे मुझे उस दिन कॉल आया था, है ना, बजाज फाइनेंस वाला, तुम बैठे थे यहाँ, कितना लोन, 2.5 लाख रुपए का ब्याज, 70%। यार कौन है मूर्ख, ये वही मूर्ख खुलेगा जो डेब्ट ट्रैप में फंसेगा, लोन के ऊपर लोन। अब उस 2.5 लाख को उतारने के लिए फिर एक और लोन, वो नहीं उतरेगा, अगला कोई चढ़ जाएगा, ये फंस जाएगा बंदा। इसके लिए प्राइमरी डेफिसिट, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई घाटा तो है, ये रहा घाटा तो है, इस घाटे में ब्याज छोड़ दो, फिर कितना घाटा है, ये लो जी इसका फॉर्मूला, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कि घाटा तो है, अब वो घाटा ब्याज के अलावा कितना है, इंटरेस्ट के अलावा हमने कितना पैसा किसी का देना है, वो किसमें आएगा, प्राइमरी डेफिसिट। किसमें आएगा, और एक और आता है जीरो प्राइमरी डेफिसिट, वो यहां पे लिखा हुआ नहीं है, ध्यान से वीडियो में सुनेंगे। जीरो प्राइमरी डेफिसिट, गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी, हम मेनली गवर्नमेंट आती है इसमें, क्या करती है, एक नया लोन लेती है, एक नया लोन लेती है सिर्फ और सिर्फ पिछला ब्याज पे करने के लिए। लोन नहीं पे करेगी, क्या पे करेगी, सिर्फ लोन का इंटरेस्ट, जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे। क्या बना रहे, पेपर है 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा कि अब एक गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्या रोल प्ले करती है। जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्या रोल प्ले करती है, वो एक जीरो प्राइमरी डेफिसिट करती है। एक लोन लेगी सिर्फ पिछला प्रीवियस ईयर लोन का सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए, सिर्फ, ताकि उसकी गुडविल खराब ना हो। ब्याज देते रहो टाइम टाइम, कौन तुम्हारे घर में आएगा, आया कोई, कुछ भी नहीं आएगा, टाइम टाइम ब्याज दो, तो उसको बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं, और प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो हो सकता है, 1 मार्क्स से एमसीक्यू होता है, प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होता है, जब फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो कॉमन सी बात है, दोनों ये देखिए, जब दोनों दूसरे इक्वल हो जाए तो आंसर क्या आएगा, ये भी 5000 है, ये भी 5000, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आंसर आएगा। तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, फिजिकल डिसिप्लिन कब होता है, जब वो जीरो प्राइमरी डेफिसिट। नंबर 2 एमसीक्यू आता है, कब प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है, जब फिजिकल डेफिसिट किससे, इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल हो जाए। तो ये बच्चों ऑल ओवर पूरा चैप्टर हमारा, इसके अंदर पूरा 50-55 मिनट का चैप्टर
बहुत अच्छे तरीके से मैंने आज आपके साथ प्लान कर दिया। अब आपको ये चैप्टर बस इंटरनली पढ़ना है बहुत ध्यान से। मैंने पूरा चैप्टर पूरा एक एक बात बताई और बुक के अलावा और बुक के साथ बताई है। आप जब घर जाके पढ़ेंगे तो पहले आप इसको 1 घंटा मेरे YouTube वीडियो से चेक करके और उसके बाद किताब खोल के पॉइंट, असर्शन, रीजन, MCQ देखो अभी हम करेंगे, अपना सारा तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर को ऐसे आपने तैयार करना है, ठीक है जी।